तो सबसे पहले जाज्वल्य देव की धरती जांजगीर, जिसकी अपनी एक सशक्त उपस्थिति लगातार छत्तीसगढ़ निर्माण के साथ रही है, उस जांजगीर में आज हम अपने जिला संवाद के कार्यक्रम को लेकर आए हैं। तो चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, आपके कार्यक्रम के लिए। यूं संवाद का कार्यक्रम राजनीतिक क्षेत्र के और सामाजिक क्षेत्र के लोगों के साथ रहता है, पर आजादी के बाद का अनुभव यह है कि लोग जो भी समझें, पर असल ताकत तो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में ही होती है। मंत्री जी अन्यथा नहीं लेंगे। हमारी इस टिप्पणी को यह मानते हुए हमारे साथ जांजगीर जिले की पहचान के तौर पर दो महत्वपूर्ण अतिथि इस समय मंच पर हैं। हमारे साथ महोबे साहब बैठे हैं, जनमेजय महोबे जी, जो जिलाधीश के तौर पर जांजगीर में इस समय सेवाएं दे रहे हैं, और मेरी दाहिनी तरफ पुलिस अधीक्षक के तौर पर पांडे साहब बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों अतिथियों के लिए। तो राजनीतिक बातचीत तो हम बाद में शुरू करेंगे, पहले प्रशासनिक क्षेत्र की बातचीत शुरू करते हैं। जांजगीर जिला महत्वपूर्ण तो है, पर इसे बड़ा खतरनाक जिले के तौर पर भी प्रशासनिक जगत में देखा जाता है। उस कलेक्टर के संदर्भ में अतिरिक्त सम्मान का भाव रहता है, जो इस जिले में 1 साल पूरा कर लेता है। अब ऐसे जिले का कलेक्टर महोबे साहब, जब आपको बनाया गया तो आपके अंदर से क्या आवाज आई थी? आपका क्वेश्चन बड़ा कठिन रहता है। जांजगीर जिले के पहले मैं कवर्धा में था, तो कवर्धा भी जांजगीर दोनों चैलेंजिंग जिला रहा है। और चूंकि मैं बिलासपुर का रहने वाला हूं, तो मुझे यहां के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शासन ने भेजा है। शासन की जो प्राथमिकताओं की योजना है उसको पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, और वो मैं कर रहा हूं। नहीं, आपको पूर्ण करना तो कर्तव्य, वो तो ठीक है, पर जो जांजगीर एक बड़े जिले के तौर पर था, वो कटपट गया, शक्ति अलग जिले के रूप में परिवर्तित हो गया। तो अब जो 3 विधानसभा क्षेत्र के साथ ये जिला है, ये काम की दृष्टि से कितना अनुकूल है? अब सरल हो गया या और जटिल हो गया? मुझे एज कलेक्टर मुझे ऐसी कोई कठिनाई नहीं हो रही है। मैं आपको थोड़ा, अगर आप अनुमति दे तो ब्रीफ करना चाहूंगा। जांजगीर जिला शक्ति से कट होने के बाद कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ 3-4 मजबूत स्तंभ है। जैसे कृषि यहाँ का यहाँ का संस्कार ही कृषि है, यहाँ की जीवन शैली कृषि है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हम शुरू से देखते हैं कि जांजगीर जिला एग्रीकल्चर में काफी समृद्ध रहा है, और यहाँ सिंचाई के बहुत अच्छे साधन हैं। 90% इरिगेटेड एरिया यहाँ पर, और खरीफ में लोग धान के अलावा अन्य फसलें भी उगाते हैं, प्रगतिशील कृषक हैं। और कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ कठिनाई भी है। एमएसपी पे धान शासन खरीदती है खरीफ मौसम में, लेकिन रबी में चैलेंजेस हैं। रबी में जैसे समर पैडी का प्रोडक्शन करते हैं तो उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता है, तो हमें कहीं ना कहीं फसल चक्र परिवर्तन में जाने की आवश्यकता है। कुछ एरिया है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जैसे बलौदा ब्लॉक, जहां पे अभी भी हमें इरिगेटेड एरिया बढ़ाने की आवश्यकता है। पामगढ़ का कुछ टेल एरिया है, वहां पे आवश्यकता है। इसके अलावा जांजगीर में एक दूसरी खासियत सभी लोग जानते होंगे, सेरिकल्चर। यहाँ पर कोसा आप सभी जानते हैं, चाबा पूरे दुनिया में फेमस है। तो सेरिकल्चर में भी यहाँ पे काम काफी बढ़ने की आवश्यकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर में भी काम हो रहा है, और 1500 से 2000 के आसपास इसमें समूह काम कर रहे हैं। 50 से 60 हजार सबकी इनकम होती है। तो कलेक्टर के रूप में मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हर साल 100-200 हेक्टेयर बढ़े, तो इसमें भी लोगों का विकास हो। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है जांजगीर में, जो आगे हमारा डेवलपमेंट का भी एक स्तंभ है, किंतु साथ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जांजगीर जो है उसका जो सेंटर है, उसके चारों तरफ बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और शक्ति ऐसे जिले हैं जहां ऑलरेडी इंडस्ट्री है और जहां माइनिंग भी है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। पानी यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए इंडस्ट्री 3 बड़े प्लांट यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब प्लांट आते हैं तो रोजगार बढ़ता है, लेकिन कुछ समस्याएं भी आती है। उसको हम जो लीड हो रही है, उसमें पॉल्यूशन से संबंधित कुछ इश्यूज रहते हैं, जिसको हम धीरे धीरे निराकरण कर रहे हैं। तो हमको ये तीनों चीज को बैलेंस करके चलना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कुछ चल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के, जैसे यहाँ पे रोड्स की डिमांड है, जिसपे शासन ने अभी कुछ रोड्स को सैंक्शन किया है, आगे काम होगा। हेल्थ एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एचआर की प्रॉब्लम थोड़ी रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से यहाँ पे डॉक्टर्स का और स्टाफ का अपॉइंटमेंट किया गया है, तो उसमें भी मदद हो रही है।
महिला बाल विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ आंगनबाड़ी के इश्यूज है जिसको डीएमएफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शासन से भी स्वीकृति प्राप्त हो रही है। तो ओवरऑल जांजगीर जिले में जो मैंने बताया कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सेरिकल्चर, ये तीन यहाँ की इकोनॉमी है। बाकी हेल्थ, एजुकेशन और पोषण और ये सारी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक विशेष बात बताऊंगा, अभी मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन हुआ है जिसमें जमीन अलॉट होकर अभी काम चालू भी हो गया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एक आध 2 महीने में कुछ वहां काम, जो चूंकि अस्थायी रूप से हमें अगले साल इस सेशन में स्टार्ट करना है, तो हमें कुछ अस्थायी बिल्डिंग का चिन्हांकन करना था जो हमने लाइवलीहुड कॉलेज को बनाया है, साथ में पॉलिटेक्निक कॉलेज को, उसमें कुछ हिस्से को वहां डेवलप करके इस साल कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे कॉलेज का हमारा फर्स्ट ईयर चालू हो जाए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। इसके अलावा जो जनता की तरफ से और जो हमारे जनप्रतिनिधि डिमांड करते हैं, हम धीरे धीरे जो हमारे पास सोर्स है उसके मुताबिक कार्रवाई करते हैं और कार्य करते हैं। चूंकि इंडस्ट्री है तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी एक महत्वपूर्ण इशू है। जहां पर इंडस्ट्री रहेगी, जहां माइनिंग रहेगी, थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर रहता है। तो मेरी और पुलिस प्रशासन के साथ लगातार बैठक होती है, इसमें हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ सड़क सुरक्षा से संबंधित मैटर आते हैं, हम मिलकर इसको क्रियान्वित करते हैं। आपने इतनी लंबी फेहरिस्त गिना दी, आपने बताया ये जिला तो इतना अच्छा है, इतनी सारी खूबियां इसमें, इतनी सहूलियत इसमें है, तो फिर जाके ये जिले को इतनी चुनौती के तौर पर क्यों देखा जाता है? क्योंकि वर्सेटाइल जिला है ना, विविधताओं से भरा हुआ है, इंडस्ट्री है, फिर इतनी अच्छी नदी। आपका रिलीजियस, आप शिवरी नारायण जाइए तो इतना अच्छा लगेगा आपको, उससे पवित्र जगह कोई है नहीं। हम राजिम में जाते हैं तो राजिम के, क्योंकि बहुत पॉपुलर हो गया राजिम जी, उसी तर्ज पे शिवरी नारायण के डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो वहां एक बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा फुटफॉल शिवरी नारायण में। आपको मैं बताना चाहूंगा, फिगर देखेंगे कि वहां के जो व्यापारी मुझे बताते हैं, व्यापारियों से चर्चा होती है, जीएसटी वहां बहुत बड़ी मात्रा में कटाते हैं, इनकम टैक्स पे ही बहुत ज्यादा है। वहां फुटफॉल इतना ज्यादा है कि वो आगे चल के टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है और साथ में एक व्यापारिक राजधानी बन सकता है, मतलब इस जांजगीर का व्यापारिक सेंटर बन सकता है। तो वहां पर भी बहुत बड़ा स्कोप है आगे चल के। वहां के काफी लोग, अभी हमने वहां पे एक अभियान चालू किया स्वच्छता का, उस स्वच्छता से पहले हमने जोड़ा है और उसमें आगे चल के टूरिज्म की तरफ उसको मोल्ड करेंगे। और जो साइट है वहां पर ऑलरेडी असंगठित रूप से वहां भी बोटिंग चल रही थी, जिसको नगर पालिका करने की कोशिश किए हैं, शासन को, ताकि वहां स्पोर्ट्स की, जो वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चालू हो जाए। तो इतना वर्सेटाइल जिला है, ऐसी जगह काम कर सभी मेरी काफी हेल्प करते हैं और उनसे जो फीडबैक मिलता है उसके मुताबिक हम। इतनी विविधताओं में यहाँ के नेता कितनी बड़ी चुनौती रहते हैं आपके लिए? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम तो देखते हैं यहाँ के जो अधिकांश नेता हैं अपनी पार्टियों में परस्पर चुनौती से परेशान रहते हैं, आपको चुनौती कैसे नहीं आती? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी, ये चुनौती ना केवल यहाँ बल्कि हर जगह रहेगी। मैं कहीं भी कलेक्टर रहूंगा तो ये चुनौती रहेगी। ये मैं अपना काम करूंगा, वो अपना काम करेंगे। चलिए थोड़ा सा दिशा बदलते हैं। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हुए हैं, उनकी चुनौती के संदर्भ में तो जिलाधीश महोदय खुद ही बता दी है। लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत तो रहती है, क्या दिक्कत रहती है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत सही समय पे एड्रेसल ना होने के कारण होती है जी। यदि सही समय पे समस्या को भाप लिया जाए और एड्रेस कर लिया जाए तो फिर समस्या नहीं आती है। क्विक रिस्पांस की आवश्यकता होती है और इस जिले के लोग यही चाहते हैं बेसिकली। जैसे कि कलेक्टर साहब बोल रहे थे, वर्सेटाइल जिला है और इतना चुनौतीपूर्ण जो ये जिला प्रतीत होता है जी, उसका एक कारण ये है कि इस जिले के लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और जो कि होनी चाहिए, प्रशासन से, शासन से होनी चाहिए, और थोड़ा टाइम टेकिंग है। ये जिला क्या है, चुनौतीपूर्ण इसलिए कि टाइम टेकिंग है। आपको 16-17 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको हर आदमी से मिलना पड़ेगा। यदि आपने थोड़ा भी कोताही की जी तो वो समस्या पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी, यू नेवर नो। अच्छा, अब एक बार बताओ जी साहब, यहां पर चोरी होना ज्यादा बड़ी समस्या रहती है आपके लिए, या चोरी को रोकते हैं इसलिए बड़ी समस्या रहती है? देखिए, प्रिवेंशन और डिटेक्शन, ये दो पुलिस का मेन काम है जी। पुलिस का पहले मेन काम है कि घटना होने ही ना पाए जी, चोरी होने ही ना पाए, तो उस पर हम लोग ध्यान देते ही हैं। नहीं, मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से सवाल करता हूं, कोशिश करता हूं। रेत चोरी हो रही है, ये ज्यादा बड़ी समस्या लगती है, या रेत चोरी रोकते हैं तो समस्या पैदा हो जाती है? डीजल चोरी हो रही है तो समस्या लगती है,
या डीजल चोरी रोकी तो समस्या हो जाती है? थोड़ा इसमें रोशनी दीजिए ना। ठीक है, डीजल चोरी में तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि उसमें वो पूरा मतलब लीगल क्वेश्चन रहता है, वो मतलब वो पूरा लॉ का क्वेश्चन है कि डीजल चोरी कोई चोर है तो उसको पकड़ना है, उसको कानून के कटघरे में खड़ा करना है जी। रेत को लेकर जरूर कुछ समस्याएं आती हैं, और वो आती हैं 2 जिले होने के कारण जी। बेसिकली जो हम लोग के सामने एक व्यवस्था, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। कुछ गांव हमारे हैं जो पुलिस थाना हम देखते हैं लेकिन राजो शक्ति लगता है जी। तो 2 जिलों की समस्या होने के कारण वो हमने समस्या अपने अधिकारियों को भी और शासन को भी अवगत कराई है। तो जो शक्ति का जो बाइफर्केशन हुआ था तो राजस्व और पुलिस जिला अलग होने के कारण एक समस्या अपने बिर्रा बॉर्डर पे अभी खड़ी हुई है, उसके कारण ही रेत वाली समस्या जा रही है, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। नहीं, जब आप इस चोरी को रोकते हैं तो फोन ज्यादा आते हैं, या चोरी हो रही है तो फोन ज्यादा आते हैं? चोरी हो रही है तो ज्यादा आते हैं। चोरी रोकने में कोई समस्या कोई नहीं है। भाई ऐसा एसपी साहब बोल रहे हैं, आपका समर्थन है क्या इस बात में? लेकिन एक जो बड़ी दिक्कत सभी जिलों के संदर्भ में हम अनुभव करते हैं वो है पुलिस फोर्स को लेकर। जिला बट गया, पुलिस फोर्स की क्या स्थिति है इस मामले पर? कितनी बड़ी चुनौती है? जैसी तादाद है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थितियां हैं, क्या पुलिस बल उस अनुरूप उपलब्ध है या इसके संदर्भ में अपेक्षा है? और अपेक्षा है तो वो आवाज रायपुर तक पहुंच रही है? देखिए, मुझे भी लगता था कि यहाँ पुलिस फोर्स कम है, बट मैं बताऊंगा कि परसों ही हमारे एडीजी इंट साहब आए थे, अमित कुमार साहब। तो वो 2006 से 8 तक यहाँ एसपी थे। तो उन्होंने मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब वो थे तो मात्र 250 आदमी थे यहाँ पे, और जबकि शक्ति जिला मिला हुआ था। तो 250 की फोर्स से उन्होंने काम चलाया। जब आप अनडिवाइडेड जांजगीर चांपा को लेके, तो अभी तो हमारे पास 750 बल है यहाँ पे। तब मुझे लग रहा है कि नहीं, ये मतलब फोर्स की, देखिए फोर्स की कमी तो हमेशा रहेगी ही, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, समस्याएं रोज आती हैं, रोज सुलझानी पड़ती है, और उसको लेकर शासन भर्ती भी कर रही है। अभी जस्ट रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ है और वो लड़के अंडर ट्रेनिंग है और वो हमको मिल जाएगा। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि हमने फोर्स मल्टीप्लायर क्रिएट किया है इस जिले में। कलेक्टर साहब साथ मिलके हमने 3 लेवल पे फोर्स मल्टीप्लायर, चूंकि मेरी इसके पहले पोस्टिंग बस्तर में थी, हमने वहां बहुत काम किया है। तो फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कि जो पुलिस के सहयोगी हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। तो रोड एक्सीडेंट एक मुख्य चैलेंज है यहाँ पे, उसको लेके हमने मितान बनाया, सड़क सुरक्षा मितान, जो नेशनल हाईवे के अलोंग जितने गांव हैं वहां जो ढाबे वाले हैं, ठेले वाले हैं, जिनका घर है, वो हमारे मितान है। वो एक फोर्स मल्टीप्लायर है। दूसरा, महिला कमांडोज हमने बनाए नशा मुक्ति के लिए। गांव गांव में चूंकि सबसे ज्यादा जो नशे की शिकार होती है वो महिलाएं होती है, प्रताड़ित, तो हमने महिला कमांडो का गठन किया है। और इसके अलावा जो है मितान बूथ हमने क्रिएट किए, मितान बूथ, जहां जहां पे हमारी चौकी और थाने हैं। इसके अलावा हमने इंडस्ट्री से सहयोग लेके ऐसे खास केबिन्स बनाए हैं जहां पे उन लोगों को, स्थानीय लोगों को हमने बिठाया है वहां पे, हमारे जो सहयोगी है, और वो वहां पे जो पुलिस थाना चौकी नहीं आ पाते हैं वो अपनी रिपोर्ट्स वहां बताते हैं, हमारे पास खबर आ जाती है। तो हम जो अवेलेबल फोर्स है इसकी मदद से पुलिसिंग को अच्छा करने का, मतलब कम्युनिटी पुलिसिंग पर आपने फोकस किया? बिल्कुल। तो कम्युनिटी पुलिसिंग पर उनका फोकस है, ये आप बता रहे हैं। पर कलेक्टर साहब, वापस आपके पास लौटता हूं। आप बता रहे थे कि देखो इधर बगल में नदी है, इधर से पानी की कोई कमी नहीं है, खरीफ की फसल भी लो, रबी की फसल भी लो। जब इतना पानी है तो फिर लोग क्यों बोलते हैं कि जांजगीर में पीने के पानी की बड़ी दिक्कत रहती है? पानी का जो मैं बता रहा हूं, मैं आपको बताया था वो सिंचाई के संबंध में। पेयजल की प्रॉब्लम उस क्षेत्र में है जहां पर कुछ काम, जैसे जल जीवन मिशन का काम है, जहां पर रिसोर्स की प्रॉब्लम आई है। जल जीवन मिशन का काम 3 तरीके से हुआ है। एक तो सरफेस वाटर जहां पर अवेलेबल है वो पानी लिया गया, दूसरा ऑलरेडी पहले से वहां सोर्स था उसको रेट्रोफिटिंग किया गया, तीसरा सिंगल मतलब बोर करके किया गया। तो जहां रेट्रोफिटिंग में मान लो कोई पंचायत की जनसंख्या 1000 है और वो पहले स्कीम रही होगी 250-300 के हिसाब से, उसी में यदि जोड़े हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए जल जीवन मिशन की गाइडलाइन में है कि नए सोर्स करना, तो उस पर काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये लगभग 100 से ऊपर गांव में हर घर जल हो चुका है, धीरे धीरे ये समस्या दूर होगी। नहीं, गांव में तो हो चुका, मैं तो जांजगीर शहरी क्षेत्र का मैं बताना चाहूंगा। शहरी क्षेत्र में एक जो जांजगीर जिले की जल आवर्धन स्कीम थी, अभी गवर्नमेंट ने 27 करोड़ सैंक्शन किया है, उसका काम चालू हो गया। अकलतरा में भी काम चालू हो गया, शिवरी नारायण, राहौत, खरोद में भी चालू हो चुका है।
अभी जो नई पंचायत है यहाँ पे 12 नगरीय क्षेत्र है, उसमें लगभग 6-7 में चालू हो चुका, बाकी के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगा। एक यहाँ के संदर्भ में बड़ी दिक्कत बताते हैं कि बिलासपुर से जांजगीर आना बहुत सस्ता है, पर चांपा से जांजगीर आना बहुत महंगा है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्तर पर बिलासपुर से चांपा तक आने के लिए तो ट्रेन मिल जाती है, पर एक सिटी बस हुआ करती थी कोविड काल से पहले तक, वो बस कहां खो गई अभी तक पता नहीं चला। कलेक्टर साहब, आपको पता चला क्या? हाँ, नहीं उस पे भी नगर पालिका से हम इंफॉर्मेशन मंगा रहे हैं कि अभी वो मेरे ख्याल से वो चल नहीं रही है, और उस पे आगे जैसा भी निर्देश रहेगा, ऊपर से बजट वगैरह का देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली होगी। हाँ, ये है कि प्राइवेट बसेस, प्राइवेट सर्विसेज चलती है, और जो चांपा और जांजगीर के बीच की दूरी जो है, उसमें एक ब्रिज भी बन रहा है, तो नया ब्रिज बन जाएगा तो काफी आसानी होगी, उसमें फिर प्राइवेट बसेस भी चलना चालू होगी। एक आप बीच में जब बातचीत कर रहे थे तो थोड़ा डीएमएफ का उल्लेख कर रहे थे, कितने रईस व्यक्ति हैं आप? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हमारे जिले को मिलता था कोरबा से जी, तो अब हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है। पुराने जो फंड रहेंगे उसके मुताबिक मिलता था का मतलब अब बंद हो गया, नई गाइडलाइन के मुताबिक अब बंद। ऐसा क्या किया जांजगीर ने कि मिलना बंद हो गया? ऐसा कुछ नहीं किया जांजगीर ने, वो नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन आई, उसमें ये हो गया कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में ही मिलेगा, और जिस जिले में है उसी जिले तक रहेगा, तो उसके बाद यहाँ बंद हो गया। अब यहाँ के जो रिसोर्स हैं, यहाँ भी माइनिंग होती है, लेकिन उसमें लिमिटेड बजट रहता है। माइनिंग कॉर्पोरेशन के प्रदेश के अध्यक्ष जो है इसी जिले से हैं, तो भी माइनिंग की दृष्टि से व्यवस्था नहीं हो रही। तो यहाँ जैसे जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, जैसे मैं आपको सैंड माइनिंग की बात अभी एसपी साहब कर रहे थे जी, उसमें 2-3 चीज मैं बताना चाहूंगा। सैंड माइनिंग की चूंकि आपने बात की जी, तो मैं बताना चाहूंगा, सैंड माइनिंग में हमारे यहाँ एक्शन होता है, इसलिए शिकायत होती है जी। अगर हम एक्शन बंद करेंगे तो कोई फोन नहीं करेगा जी, हम लोग बहुत सर्वाधिक एक्शन लिए, हमारी टास्क फोर्स लगातार काम कर रही है। एक दिन भी माइनिंग होती है तो हमको दूसरे दिन पता। किससे आप इतना नाराज हुए जिसके कारण आपने इतना एक्शन किया? किसी से कोई नाराजगी नहीं है, यहाँ मतलब सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी जानते हैं कि हम यहाँ फोन करेंगे, मैसेज करेंगे तो एक्शन जरूर होगा जी। आज जो डीएमएफ की आप बात कर रहे थे, तो डीएमएफ में जो यहाँ पे नहीं सर, मैं इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझना चाहूंगा कि ये रेत के अवैध उत्खनन के संदर्भ में क्या अनुभव आया आपका? कौन लोग हैं जो रेत के अवैध उत्खनन के संदर्भ में इतने इच्छुक रहते हैं, और इसे रोकने के लिए आपके पास में क्या समाधान है? सबसे बड़ा समाधान तो ये है, जिसमें माननीय सौरभ सिंह जी भी चूंकि विभाग से इन्वॉल्व हैं, कि मैक्सिमम जगह जितने भी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की रेत है, महानदी हसदेव नदी की रेत बहुत अच्छी है, और सभी जगह ऑक्शन हो गया, लगभग 15 के आसपास जगह हो चुका है, और बहुत जल्दी लीगल तरीके से रेत का उत्खनन चालू होगा। तो जब रेत का उत्खनन चालू होगा तो ये समस्या कम हो जाएगी, बल्कि बंद ही हो जाएगी। उसके पहले तक हमको एक्शन तो लेना पड़ेगा। हमको जैसे ही इंफॉर्मेशन, अच्छा इसका संबंध अपराध से भी है जी, अगर मान लो इलीगल उत्खनन होगा तो नेचुरली उससे अपराध भी बढ़ेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से और अवैध उत्खनन, ये दोनों एक दूसरे से लिंक रहता है, तो इसमें हम बिल्कुल ज्वाइंट ऑपरेशन में हमारी कार्रवाई चल रही है। अरे रेत की तो बात हो गई, एक जब रायपुर में बैठते हैं तो इस जिले का नाम काले सोने के लिए भी बहुत आता है। लोग बोलते हैं कोयला भले ही निकलता कोरबा से है पर मिलता जांजगीर से है। इसकी क्या स्थिति है? जिसका मन आया उसने अपना कोल डिपो डाल दिया, अल्टी पल्टी का खेल यहां पर बहुत हुआ। ऐसे अतीत में किससे रहे? इसके संदर्भ में कुछ अनुभव आया पांडे साहब आपका? मैं बता दूंगी जी आप दोनों में से जो चाहे वो बताए, लोग तो जानना चाहते हैं बस। मेरे ख्याल से ऐसे केस तो हमको समझ में नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर वॉशरीज हैं कुछ और कोल डिपो है, और वो कोल डिपो रेलवे की साइडिंग के हिसाब से ओपन होता है। मतलब जहां पर रेल रैक मिलती है, जैसे राइस की रैक रहती है, वैसी कोल की रैक रहती है, उसका कोरबा से लिंक नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको फिर बताया कि इंडस्ट्री के लिए पानी और जमीन जांजगीर में ही है। आगे चल के इंडस्ट्री मैक्सिमम जांजगीर में ही आएगी, लेकिन जांजगीर में जो इंडस्ट्री आ रही है उसके हिसाब से हमको विकास की दिशा भी तय करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन ना हो, हमारे यहाँ अन्य चीजें ना हो जो इसके खराब स्वरूप में आती है। तो ये इस पे काम करने की हम लोग को आवश्यकता है। मेरा जो सवाल था वो जायज के संदर्भ में नहीं, नाजायज के संदर्भ में था कलेक्टर साहब। मेरा विषय ये नहीं था कि कोल वॉशरी है तो उसका डिपो होगा जी। मेरा विषय ये था कि ट्रक निकलता कोरबा से है और उसका कोयला गिर जांजगीर में जाता है
और कुछ और जो है वो रायपुर या बिलासपुर पहुंच जाता है। ये शिकायतें आया करती थी। या अवैध डिपो जो बीच में बड़े चर्चाओं में थे, उसकी क्या स्थिति है? इसकी शिकायत तो नहीं आई है, कुछ आती है तो फिर जो एक्शन होगा वो करेंगे। नहीं, शिकायत आती नहीं है या काम इतना चौकस कर दिया कि अब ऐसा होता नहीं है? नहीं, अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है मेरे पास। तो मैं करीब 8-9 महीने से हूं, तो इस तरह की शिकायत नहीं आई है। ये जरूर है कि कुछ जो कोल डिपो है उसका विरोध चल रहा है जी, वो एक अलग है कि कोल डिपो को ग्रामवासी बोल रहे हैं कि इसका कोल डिपो यहाँ नहीं होना चाहिए। कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से जांजगीर में संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, पर यहाँ का जनमानस के संदर्भ में आपका अनुभव क्या है? लोग चाहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रीज आए, लोग इच्छुक हैं कि यहाँ पर विकास की दृष्टि से ये कदम भी आगे बढ़ाया जाए, या लोग खेती से और रेत की खदान से खुश हैं? देखिए, उद्योग धंधे रोजगार किसको पसंद नहीं है जी, लेकिन यह है कि यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि उसका साइड इफेक्ट ना हो ये जरूर बातें आती हैं जी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बिर्रा में अभी CSIDC का ना एक CSIDC का प्रोजेक्ट आने वाला है। अभी वो बहुत 1100 एकड़ जमीन जी, उसमें अधिग्रहित जो इंडस्ट्रियल पार्क की बात कर रहे थे ना, इंडस्ट्रियल पार्क वाली बात हो रही थी, तो वो चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि अभी काम चालू हो गया है जी। अब उसमें जो बिर्रा प्रॉपर है उसमें लगभग 40 एकड़ जमीन को CSIDC जो है प्लेन कर रही है। अब जब ये काम स्टार्ट हुआ महीने भर पहले तो लोग आ गए वहां पे और लोगों ने बताया भी क्या हो रहा है। अच्छा, जमीन वो पहले दे चुके हैं, शायद ऐसी जमीन पहले दे चुके थे, उनको मुआवजा भी उनका मिल चुका था, बट कुछ समय से पेंडिंग था, भी काम चालू हुआ तो लोगों ने जानना चाहा कि भी क्या हो रहा है, हमको क्या फायदा होगा जी। तो जब बिठा के समझाया गया, काउंसलिंग हुई, SDM SDO सब बैठे तो लोग समझ गए। तो बेसिकली लोगों को ये बताना बहुत आवश्यक है कि ये चीज हो रही है, क्यों हो रही है और इससे इनका क्या फायदा होगा। कम्युनिकेशन गैप से समस्या आती है, संवादहीनता से समस्या आती है। संवाद सही समय पे हो जाए तो कोई समस्या नहीं आती और मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में उद्योग धंधों की दृष्टि से इस जिले से प्रॉस्परस जिला कोई नहीं होगा, क्योंकि जमीन की अवेलेबिलिटी यहाँ पे है, पानी की अवेलेबिलिटी है, लोग चाहते हैं, बेरोजगारी ज्यादा है। जितने लोग यहाँ से आर्मी और पुलिस में है मेरे ख्याल से किसी जिले में नहीं होंगे। आप सुबह 4 बजे निकल जाएंगे तो लड़के आपको दौड़ते हुए मिलेंगे जी। तो लोगों को बेसिकली रोजगार चाहिए और उद्योग धंधा आएगा तो उससे प्रभाव पड़ेगा ही। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि रोजगार की तलाश में जो लोग बाहर जा रहे थे, अगर इंडस्ट्रीज लग जाएंगी तो रोजगार यहीं मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप इस अनुभव से गुजरते क्या? लोग रोजगार भी चाहते हैं, काम भी चाहते हैं, पर फिर भी अपने इलाके में इंडस्ट्री नहीं चाहते हैं। इस पे कैसे लोगों को राजी कर पाते हैं? इंडस्ट्री तो चाहते हैं बट वो रोजगार भी चाहते हैं और सही अपनी, मान लो लैंड एक्विजिशन हो रहा है तो सही कीमत चाहते हैं, तो वो होना चाहिए। कहीं पर भी कोई प्लांट होता है तो अगर जो जिनको हटाया जाता है, जिनकी जमीन ली जाती है, उनकी अपेक्षा रहेगी कि मुझे रोजगार मिले। चलिए मैं आखिरी दौर की बातचीत पे आता हूं। कलेक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आप मेडिकल कॉलेज का भी ओपनिंग हो गई है, जमीन भी आइडेंटिफाई हो गई है, बिल्डिंग भी बन जाएगी। तो मेरा सवाल यह था कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर पर्याप्त है कि मेडिकल कॉलेज की उम्मीद अपन कर रहे हैं? पता चला कि हॉस्पिटल के लिए तो डॉक्टर है नहीं और मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बढ़िया बना रहा है। नहीं, यहाँ पे जो गैप था उसको हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो हमारे पास अवेलेबल है उससे फुलफिल किया है और एनेस्थेटिस्ट की एक अवेलेबिलिटी अभी बहुत जल्दी हो जाएगी। गायनेकोलॉजिस्ट आ चुके हैं, MD मेडिसिन, और बीच में जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने छोड़ दिया था उसको भी हम हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो है HR की प्रॉब्लम, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं से NHM और जो DMF या CSR से पूर्ति करवा रहे हैं। आप सारे समाधान DMF से खोज रहे हैं और DMF पे ताला लग गया है। आगे आने वाले समय की चुनौती कैसी है? नहीं, आपने जो बताया है वो कहीं ना कहीं शासन को भी पता है, तो आगे आज नहीं तो कल वहां पोस्टिंग होगी। जैसे भी मेडिकल कॉलेज में जितने भी PG करने के लिए आते हैं उनको यहाँ पे सर्विसेज के लिए भेजा जाता है, तो वहां से भी अभी वैसे ऐसे लोग राजनीतिक सवाल समझेंगे जी, तो फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ, अन्यथा नहीं लेंगे। ऐसा तो नहीं चूंकि इस जिले का प्रभारी मंत्री प्रदेश का वित्त मंत्री भी है तो इसलिए आप ज्यादा चिंता नहीं करते, इंतजाम कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें शासन से पर्याप्त सहयोग मिलता है इस विषय पे। और यदि मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको कि इस जिले की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम कैसा काम करते हैं वैसा वो आवेदन लाते हैं जी। लोग जो है हमारी काम को देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जनदर्शन में मैं SP साहब दोनों सेम डे बैठते हैं जी। जो मेरे पास आवेदन आता है उसमें SP साहब के पास भी कुछ आवेदन देकर जाते हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारी बात सुने। और यदि मान लो मैं कुछ भी ऐसी चीज करवाऊंगा जिसमें लोगों को लगे तो वो आपत्ति भी करते हैं, ऑब्जेक्शन भी करते हैं। तो बहुत अवेयर है ये जिला, तो जागरूकता की कमी बिल्कुल नहीं है।
तो इस चीजों को बिल्कुल मैं कलेक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जब मेरी यहाँ पहली पोस्टिंग ऑर्डर निकला था जी, तो आप देखेंगे कि जो एसपी की लिस्ट में ऐसा कोई सीनियर अफसर नहीं जो यहाँ ना रहा हो। जी, सभी हमारे बड़े अधिकारी यहाँ आप अपना उज्जवल भविष्य बता रहे हैं हमें। उसके लिए धन्यवाद आपको। बट मुझे सबने तो नहीं धन्यवाद इसके लिए। सबने तो नहीं, लेकिन एक दो लोगों ने कहा कि बहुत शिकायती जिला है जी, तो, और ये बहुत सीनियर जिला है जी। बेसिकली। जैसे कलेक्टर साहब का ही तीसरा चार्ज है जी, बट मेरा पहला चार्ज है। जी, मुझे तो बड़ा पहले आश्चर्य हुआ कि मुझे ये जिला क्यों मिला करके। जी। बट मुझे ऐसा लगा कि बस्तर में अच्छा काम किया उसने शासन ने इसका उसे उत्तर मिला कि नहीं मिला आपको? उत्तर मुझे मिल गया, मैं वही आपको आगे बता रहा हूँ। जी, तो बेसिकली जब मैंने काम चालू किया यहाँ पे, तो जैसे कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि जैसे कलेक्टर साहब ने बताया है कि लोगों की जागरूकता, मतलब यहाँ पे हर आदमी कलेक्टर एसपी से मिलना चाहता है, नॉट लेस देन दैट। एडिशनल एसपी, एसडीओपी, एसडीएम वो बाद में जाएंगे, लेकिन और ये हमारे लिए प्राउड की बात है ना, जी, ये गर्व की बात है हमारे लिए कि लोग कलेक्टर एसपी से मिलना चाहते हैं। उनको लगता है कि बस अब यहाँ पे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और हो जाता है। जी, यदि कोई हमारे पास आ गया तो हम 99.9% हमारी कोशिश ये रहती है कि वो हमारे लेवल पे हो जाए। अगर मान लो कोई ऊपर का क्वेश्चन है तो अलग बात है वो। तो ये इस लेवल की जागरूकता यहाँ पे है, और उसके लिए आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ जो बैठे लोग जानते हैं, कलेक्टर साहब भी जानते हैं कि ऑफिस में बहुत टाइम देना पड़ता है। ऑफिस में 11 बजे यदि मैं आ गया जी, तो फिर 7-8 बजे के पहले मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि जनरली क्या होता है, थाने में किसी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया, एसडीओपी मान लो दूसरे काम से गए हुए हैं, तो फाइनली उनके लिए कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस बचता है, और वहां भी यदि अधिकारी ना मिले तो फिर वो लोग थोड़ा अदरवाइज लेते हैं उसको। तो उसके लिए काफी समय यहाँ पे देना पड़ता है, और लोग रिस्पॉन्सिव है। कई बार तो क्या होता है कि कोई आ गया मिलने से, 8 बजे कोई आ गया, थोड़ा सा आपकी गाड़ी खड़ी थी, आपसे मिलने आ गया, आपकी गाड़ी देख के मिलने आ गया, तो ये बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली क्या है कि एक जो सम्मान कलेक्टर एसपी का इस जिले में है, मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं किसी और जिले में होगा। क्या बात है, जोरदार तालियां। लेकिन इसके साथ एक आखिरी सवाल है। भाई, लोग आप लोगों से मिलने के लिए इतने कतार में रहते हैं, इतने इच्छुक रहते हैं, और आपसे समाधान की उम्मीद रखते हैं। आप बता रहे हो समाधान हो भी जाता है, तो आपके इस ऑरा से, आपके इस प्रभाव से, आपके इस आभा मंडल से यहाँ के विधायक और सांसद कितने परेशान रहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं रहते हैं परेशान। अच्छा है, उनके पास काम कम रहेगा, हम सब काम हम ही लोग कर देते हैं जी, कि नहीं, तो साहब लोग मतलब उतना ज्यादा परेशान उनको नहीं होना पड़ता है। उन लोगों के भी काम वाम आप लोग कर देते हैं कि नहीं कर देते? जो उनके पास से जो भी काम आता है हम लोग जनरली कर ही देते हैं। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में जांजगीर जिले के जो कलेक्टर और एसपी हैं, वो बहुत संतुष्ट हैं इस जिले की आबो हवा से, इस जिले में अपने प्रदर्शन से, और साथ साथ इस जिले में रहने वाले लोगों की जागरूकता और उनकी सक्रियता से। उम्मीद करते हैं कि अगर जिले का प्रशासन जिले के नागरिकों से खुश है और जिले के नागरिक प्रशासन से संतुष्ट हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य बेहतर ही रहेगा। तो आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य थैंक के यू लिए। सो मच। पांडे जी, खास तौर पर आपके लिए, क्योंकि आपने बताया कि ये कहां से कहां तक ले जाता है, और चाहूंगा